हाँ जी दोस्तों, तो सेक्शन 77 जब हमने पढ़ा तो उसके साथ साथ वहां पे दो टर्म और आए थे, सेक्शन 78 और सेक्शन 79 के बारे में। बेसिकली क्या था कि 78 सेक्शन क्या कहता है, वो कहता है कि अगर जो हमारा चार्ज जिसने क्रिएट किया, मतलब बोरिंग कंपनी जो है, अगर वो फेल हो जाती है रजिस्टर करने में, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन जो है वो चार्ज होल्डर भी दे सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। इसकी परमिशन देता है हमारा सेक्शन नंबर 78। और फिर 79 हमने देखा था, जहां पे बात आएगी एक्वायरिंग कंपनी का, और एक टर्म और आएगा मॉडिफिकेशन का। बेसिकली दो पार्ट है उसके, 79A और 79B। तो ये दोनों सेक्शंस को फटाफट से इस वाले वीडियो के अंदर हम कवर अप करते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 78, जो बेसिकली क्या कर रहा है, आपको एक पावर दे रहा है। किसको पावर दे रहा है? होल्डर को, जो चार्ज का होल्डर है, कि भैया वो अपने चार्ज को रजिस्टर करा सकता है इन केस जो कंपनी जिसने क्रिएट किया है अगर वो फेल हो जाती है ये करने से। तो कितने दिन के अंदर कराएगा जी? तो अगेन 30 दिन का टाइम है, चार्ज क्रिएशन से 30 दिन का टाइम है कि वो अप्लाई कर सकता है चेंजेस के लिए अलोंग विद इंस्ट्रूमेंट। तो वहां पे भी आपने पीछे देखा था कि जब कंपनी क्रिएट करेगी, जो बोरिंग कंपनी है, अगर वो रजिस्टर करती है तो उस केस में भी आपने देखा था कि उसको प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह भरने हैं और उसके साथ इंस्ट्रूमेंट भी लगाना है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि प्रिस्क्राइब फॉर्म वगैरह भरा जाएगा चार्ज होल्डर के द्वारा, और अलोंग विद उसके अंदर क्या लगाया जाएगा? आपका इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार के पास ये चला गया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? अब रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार को तो ये पता है कि भैया कंपनी देती है मेरे को एप्लीकेशन, बट एप्लीकेशन कौन दे रहा है? चार्ज होल्डर दे रहा है। तो कंपनी रजिस्ट्रार जो है वो क्या करेगी? वो एक नोटिस भेजेगी। किसके पास? नोटिस भेजेगी कंपनी के पास, और कंपनी को टाइम देगी 14 दिन का। एक बार उसको नोटिस मिल गया, उसके बाद 14 दिन का उसके पास टाइम है कि वो चाहे तो उसके ऊपर कंफर्म कर दे, चाहे तो कंफर्म ना करे। 14 दिन के अंदर अंदर अगर उसके से कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है तब तो वो रजिस्टर नहीं करेगी, या जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। बट अगर 14 दिन का टाइम आपका खत्म हो गया तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो अलाउ कर देगी कि भैया इसको रजिस्टर कर दो हमारे रजिस्टर के अंदर। ठीक है, बात समझ में आती है कि मतलब एक बार एप्लीकेशन आएगा रजिस्ट्रार के पास, रजिस्ट्रार फटाफट से एक नोटिस भेजेगी। किसको? कंपनी को, बोरिंग कंपनी को। बोरिंग कंपनी को दिया जाएगा 14 दिन का टाइम की नोटिस आपको जो मिला, उसके बाद 14 दिन का टाइम है। 14 दिन के अंदर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है या कोई भी आपके हिसाब से कोई पर्टिकुलर से, तो वो आप इन्फॉर्म करो। अदरवाइज रजिस्ट्रार क्या करेगी? रजिस्टर कर देगी। ऑब्वियस ये बात है, फीस लेगी। फीस किससे लेगी? यहाँ पे चार्ज होल्डर से। ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अगर कंपनी आपको, जब आपके पास कंपनी के पास नोटिस गया, कंपनी अगर रजिस्ट्रार को कहती है कि नहीं जी हम खुद रजिस्टर करेंगे, चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन दे दिया उसकी हम नहीं मानेंगे, हमें तो खुद रजिस्टर करना है। तो अगर कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन वो देती है रजिस्ट्रार को कि जी मैं खुद रजिस्टर कर रहा हूं, ये लो जी मेरा फॉर्म आप रजिस्टर कर दो, चार्ज होल्डर का फॉर्म से आप रजिस्टर मत करो, या इस टाइप की कोई भी चीज है, तो थिंग इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? होना क्या चाहिए कि रजिस्टर हो जाए। एक बार चार्ज क्रिएट हुआ, रजिस्टर हो जाए। अब जो हमारा बोरिंग कंपनी है वो सोया हुआ था, तो भैया जो चार्ज इन होल्डर था उसने जाके एप्लीकेशन दे दिया। जब उसने इंटीमेशन दी रजिस्ट्रार ने, तो कंपनी कहती नहीं हम तो खुद ही करेंगे। तो उस केस में खुद ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो उसकी एप्लीकेशन होगी वो रिजेक्ट कर दी जाएगी चार्ज होल्डर की, और जो कंपनी होगी उसकी एप्लीकेशन के थ्रू उस चार्ज को रजिस्टर कर दिया जाएगा। तो ये सिनेरियो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फिर एक पॉइंट आती है रिकवरी ऑफ फीस का। वो सिंपल सा पॉइंट है कि अगर चार्ज होल्डर ने रजिस्टर कराया है तो चार्ज होल्डर ने उसके लिए फीस भी भरी होगी। वो फीस नॉर्मल भी हो सकती है, एडिशनल भी हो सकती है, वॉटएवर। तो जो भी फीस उस चार्ज होल्डर ने भरी है वो सारी की सारी फीस वो कंपनी से रिकवर करने का यहाँ पे हक रखता है, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? रजिस्ट्रेशन की कंपनी की थी। तो अगर कंपनी ने नहीं किया और उसके ना करने की वजह से चार्ज होल्डर को करना पड़ा, तो चार्ज होल्डर पूरा पूरा इंटाइटल्ड है यहाँ पे कि वो उससे फीस की रिकवरी करवा सकता है। तो बहुत छोटा सा एरिया, तो सेक्शन नंबर 78 इतनी सी बात बताता है। सेक्शन नंबर 79 आता है, इसके अंदर दो पॉइंट है, बेसिकली दो सिचुएशन को ये कवर करता है। पहला सिचुएशन है एक्विजिशन का, मतलब कि जो चार्ज्ड एसेट है, जो चार्ज्ड प्रॉपर्टी है, अगर उसको कोई परचेज करता है, एक्वायर करता है, तो उसका सिनेरियो आएगा आपका 79A के अंदर। और दूसरा कि जो आपका चार्ज था, जो उसकी एग्रीमेंट थे, जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट थे, जो भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उसके अंदर कोई भी आपने चेंजेस किए, कोई भी आपने मॉडिफिकेशन किए हैं, तो उस केस में भी आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये बेसिकली सेक्शन अपने आप में क्या कहता है कि सेक्शन 77 टू अप्लाई इन सर्टेन मैटर्स, मतलब कि इन दो सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन करने का पॉइंट दोबारा से आ जाता है। 77 रजिस्ट्रेशन के बारे में ही था, तो वो पॉइंट या वो ड्यूटी जो थी वो यहाँ पे दोबारा आ जाती है। पहला सिचुएशन जब कोई परचेज कर रहा है, दूसरा सिचुएशन जब एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। तो उन दोनों सिचुएशन के अंदर आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर एक्वायर किया तो भी रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर मॉडिफिकेशन किया तो भी रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो मतलब सेक्शन 77 इस पे लग जाएगा। पहला पॉइंट आता है आपका
कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, मतलब कोई एक प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी को कोई दूसरी कंपनी परचेज कर रही है जो कि चार्ज में ऑलरेडी है, जिसके ऊपर चार्ज ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो उस केस में क्या होगा कि भैया बेच तो सकती है, परमिशन लेके हम बैंक से परमिशन लेंगे, जो भी लेंडर है उससे परमिशन लेंगे और हमने बेच दिया। अब बेच तो दिया, लेकिन बेचने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कौन करेगा? जो एक्वायरी कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रजिस्टर करेगी। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देगी, 77 की सारी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करेगी और रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन जब देगी तो रजिस्ट्रार बेसिकली क्या करेगा? वो पुराने वाले चार्ज को क्या करेगा? हटा देगा और नया चार्ज क्रिएट कर देगा जो कि उस एक्वायरिंग कंपनी के नाम से होगा। ठीक है, तो ये 79(1) की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। 79(2) में 79(b) है बेसिकली, इसके अंदर बात होती है मॉडिफिकेशन की। मॉडिफिकेशन के अंदर बेसिकली क्या है कि जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है यहाँ पे, मतलब आपकी एक्चुअल कंपनी जो 77 के अंदर थी, बोरिंग कंपनी, उसको मॉडिफिकेशन होने के बाद उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना यहाँ पे जरूरत पड़ जाएगी। मॉडिफिकेशन बेसिकली कैसे कैसे हो सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल है। वो एग्जांपल जरा देखो। पहला एग्जांपल कहता है कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आपने चेंजेस किए। टर्म्स एंड कंडीशन आपके किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, रीपेमेंट का शेड्यूल चेंज कर दिया, एनीथिंग। ये जो एग्जांपल है एनीथिंग। दूसरा कहते हैं कि लिमिट्स को आपने बढ़ाया या घटाया, मॉडिफिकेशन किया है इन रिगार्ड टू इनहेंसिंग और डिक्रीजिंग दी लिमिट। जो आपकी बोरिंग लिमिट्स थी या जो भी आपका लोन का अमाउंट था, टर्म लोन का अमाउंट था, उसके अंदर कोई भी छेड़खानी की है तो उसको भी आप मॉडिफिकेशन मानोगे और उस केस में भी आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसको? बोरिंग कंपनी को। फिर बात आती है कोई भी मॉडिफिकेशन आपने ऐसा किया है जो कि एक बेसिकली समान रूप से एक नया चार्ज क्रिएट करता है, या जिसको आप ये कह सकते हो कि आपने चार्ज ट्रांसफर कर दिया, चार्ज आपने वन पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर कर दिया, तो वो भी आपके अपने आप में क्या है? मॉडिफिकेशन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने चेंजेस किया है तो वो भी आपका मॉडिफिकेशन है। रीपेमेंट शेड्यूल जो था उसका, उसमें चेंजेस किया तो वो भी आपका मॉडिफिकेशन है। अगर रिलीज कर दिया है चार्ज को, मतलब सपोज करो एक प्रॉपर्टी चार्ज में थी, उसका 50% रिलीज कर दिया, लैंड था आपका सपोज 1000 स्क्वायर यार्ड का, उसका 50% जो है वो रिलीज कर दिया गया, चाहिए इतना चार्ज हम रिलीज करते हैं, इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो अगर रिलीज कर दिया गया है पार्शियली भी प्रॉपर्टी को या एसेट्स को, तो उस केस में भी उसको मॉडिफिकेशन मानेंगे, तब अभी आपका री रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मॉडिफिकेशन तब भी कहलाएगा। तो थिंग इज की एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन हो तो उसके अंदर जो बोरिंग कंपनी है उसको रजिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाती है। वो फेल टू रजिस्टर हो जाएगी तो चार्ज होल्डर भी कर सकता है, वो 78 वाला प्रोविजन एज इट इज यहाँ पे भी लग जाएगा। फिर बात आती है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ऑब्वियसली बात है, जब चेंजेस हुई हैं तो उस चेंजेस की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार के पास जाएगी। रजिस्ट्रार उन चेंजेस को, उन मॉडिफिकेशन को रजिस्टर करेगा कहां पे? अपने रजिस्टर ऑफ चार्जेस के अंदर, और उसके बेसिस पे क्या कर देगा? आपको इशू कर देगा एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जो भी होगा। और वो जो मॉडिफिकेशन होगा, आपको पता है कि जब आपको फ्रेशली पहली बार जब आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है तो वो दिया जाता है CHG-2 के अंदर, और जब मॉडिफिकेशन वाला आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा तो वो किया जाएगा फॉर्म CHG-3 के अंदर। अगेन सेम सिनेरियो रहेगा कि आपको जो सर्टिफिकेट मिला है वो बेसिकली क्या है? अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने एक्ट को और उसके अंदर बने हुए सारे रूल्स को प्रॉपरली कंप्लाई किया है, किसी भी तरीके का उसके अंदर वेरिएशंस, वायलेशंस नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली दो छोटे छोटे सेक्शंस थे, सेक्शन नंबर 78 और 79। चलिए 80 एंड उसके ऑनवर्ड्स लेते हैं सेकंड पार्ट में।